नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज बात होगी कुरुक्षेत्र के सियासी महाभारत की। यहां इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है और कांटे का भी लग रहा है, क्योंकि यहां जहां कांग्रेस आप गठबंधन के उम्मीदवार आप के सुशील गुप्ता हैं, तो वहीं बीजेपी से उम्मीदवार नवीन जिंदल हैं, जो पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार बीजेपी के योद्धा हैं। बात इन लड़ों की करें तो अभय चौटाला चुनावी ताल ठोक रहे हैं। चर्चा आज कुरुक्षेत्र में सियासी महाभारत की, कौन किस पर कितना भारी है, कैसे कौन कितना मजबूत दिखाई दे रहा है और चुनावी मुद्दा कुरुक्षेत्र का क्या है। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। महाभारत की भूमि रही कुरुक्षेत्र एक और रण का दीदार कर रही है। ये रण लोकसभा 2024 का है, जिसमें दो पूर्व सांसद आमने सामने लंगर लंगोट कसकर खड़े हैं। मुख्य मुकाबला तो अभी दोनों में दिख रहा है, पर तीसरे पहलवान भी चश्मा पहने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में हैं, क्योंकि धमक तो ये भी दिखाना चाहते हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि से भी संदेश तो यही निकलकर आ रहा है कि यहाँ मुकाबला जोरदार होगा। नामांकन दाखिल करने के बाद 9 मई को नाम वापसी के साथ ही तस्वीर और साफ हो जाएगी। योद्धा तो मैदान में अपनी अपनी फौज के साथ डटे हुए हैं, पर वोट के हथियार से फैसला करने वाली जनता जनार्दन इनके बारे में क्या सोचती है, जरा इनकी सुन लो। बीजेपी ने पसंद कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इससे बेस्ट नेता ना तो कोई आया ना ही कोई आएगा। जो उसे वोट मिलेंगे मोदी के नाम से मिलेंगे। वैसे तो इसकी 10 सालों यहाँ कभी दिखा नहीं हमने। तो पहले अच्छा इसकी वो थी जब कांग्रेस में था, ये काम भी की, आंखें उंखें बनवाई, उसके बाद ये नजर ही नहीं आया यहाँ 10 साल से कुरुक्षेत्र में। मैं पहले तो आपके दर्शकों को, आपको, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोगों की जो समस्याएं उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ जी बीजेपी वालों ने काम चलो जो थी है वैसे किए, ठीक है, परंतु जो बेरोजगारी बढ़ाई है ना, बस इस पर परेशान है पब्लिक। 5 किलो अनाज जो तो गरीबी बढ़ा दी है, घटाई थोड़ी है। आज 135-45 करोड़ सारी जनसंख्या, 80 करोड़ अनाज ले रहा बंडन जो बेरोजगारी घटी है कि बढ़ी है। पब्लिक तो 5 साल तक बटेगा, वो तो गरीबी बढ़ जाएगी, तो लोग काम चोर हो जाएंगे। ये 5 किलो अनाज 5 किलो में या खुद खा कर दिखा दो कितने दिन चल लेंगे। यहाँ काम तो मोस्टली हो रहे हैं सारे। कोई रिश्वतखोरी पे फर्क पड़ा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके काम हो रहे हैं बिना पैसे दिए। हाँ जी। गौरतलब है कि करीब 18 लाख वोटर्स वाली इस लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। दोनों पूर्व सांसद लगता है धीरे धीरे करीबी मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार अब लोगों से नजदीकी संपर्क बनाने और दूरी रखने वालों को अपने करीब लाने में कामयाब हो रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो रही है। वैसे उन पर बीजेपी की वॉशिंग मशीन से साफ सुथरा होकर निकलने के आरोप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। पार्टी में दल बदलू हो रहे हैं कि कोई कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी से बीजेपी में जा रहा है। तो जैसे कि कईयों ने घोटाले किए होते हैं, तो फिर ईडी के छापे पड़ते हैं, लेकिन जब बीजेपी की सरकार में चले जाते हैं, बोले उनकी सब वो बंद हो जाते हैं। ड्राई क्लीनर हो जाती है, साफ हो जाते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इधर कल उधर, तो हम क्यों उनके साथ बंधे रहें? हम भी सोच समझ के जिनके साथ जो हमारे काम आएंगे। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या होता है? यदि इंडिविजुअल को वोट देते हैं, हमारी खराब हो जाती है। जो मेन पार्टियां रह जाती हैं दो में से हमें कुछ नहीं पसंद आता, तो हम फिर क्या करते हैं? एंटी चल जाते हैं, भाई इन्होंने 10 साल काम नहीं किया, इसको डाल दो। पर हमारी तो ये मजबूरी है, और ये सोच के हम एंटी को ही वोट देंगे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि राम मंदिर और मोदी उनके सबसे बड़े हथियार हैं। 9 मई के बाद 15 दिन का समय बचेगा। इन्हीं 15 दिनों में इनके मुकद्दर की लकीरों पर वोटर्स अपने निशान छोड़ेंगे। देखना ये है कि कुरुक्षेत्र का अर्जुन बनकर सामने कौन आता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वीरेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, कुरुक्षेत्र लोकसभा।
तो कभी कांग्रेस के दबदबे वाला ये क्षेत्र, ये सीट आज बीजेपी के दबदबे वाली लग रही है, लेकिन उन सब के बावजूद यहां मुकाबला कांटे का है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मुकाबला क्यों बन रहा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। दिव्यन, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि से जो यलगार हुआ है, उसमें कौन कहां पर उम्मीदवार खड़ा दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आज देखें। आज जिंदल साहब ने नामांकन कर दिया, उनके सामने सुशील गुप्ता हैं, अभय चौटाला हैं। देखिए पंकज, पिछले 10 दिनों की बात करें, क्योंकि नवीन जिंदल बाहर भी जब उम्मीदवार उनको बनाया गया, उसके बाद काफी दिन तक वो बाहर चले गए थे, क्योंकि विदेश में उनका कारोबार है। पिछले 10 दिन में सुशील गुप्ता, जो आम आदमी पार्टी के कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे थे। उनके बारे में ज्यादातर, चूंकि मैंने खुद जाके लोगों से बात की बहुत सारे, उनका ये कहना था कि 1 नंबर पे अभी सुशील गुप्ता है और नवीन जिंदल पीछे पीछे हैं। लेकिन ये 10-12 दिन पहले की बात है। आज नामांकन जब भरा गया, पिछले 2 दिन की प्रोग्रेस देखे, नवीन जिंदल अब उन लोगों तक उन्होंने अप्रोच किया है, उनको मिले हैं उनसे, जो थोड़ा सा दूरी बनाए हुए थे। दरअसल अभी तक नायब सिंह सैनी चूंकि सांसद थे, नायब सिंह सैनी वाली टीम ही नवीन जिंदल के लिए काम कर रही थी। थोड़ा सा मेरे को लगता है कुछ कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, नवीन जिंदल भी महसूस कर रहे थे। तो नवीन जिंदल ने अब लोगों में अपना सघन संपर्क शुरू किया है। रात दिन लगे हुए हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं और उन लोगों को जोड़ रहे हैं जो कभी उनके साथ थे लेकिन अब दूर छिटक गए थे। तो अब धीरे धीरे जो आज की रिपोर्ट है, पिछले 2-3 दिन की आज तक की जो ताजा स्थिति है कि नवीन जिंदल की स्थिति में अब सुधार हुआ है। और जो जानकार है राजनीति के, कुरुक्षेत्र की सियासत को जानते हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले, आज कई लोगों से बातें, उनका ये कहना है कि नवीन जिंदल की स्थिति में सुधार हुआ है और आगे आगे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, ये मुकाबला बहुत करीबी होने वाला है। जहां तक त्रिकोणीय मुकाबले की बात है, अभय चौटाला भी धमक दिखा रहे हैं। अभय चौटाला दरअसल आक्रामक तरह की राजनीति करते हैं, उनको पता है शायद रिजल्ट क्या होने वाला है या अभी वो कहा है, लेकिन उसके बावजूद डटे हुए हैं। वो सारे प्रयास कर रहे हैं जिस तरीके के इनेलो के कैंडिडेट हैं, और मुकाबला बेसिकली बीजेपी और गठबंधन उम्मीदवार में लग रहा है। उसके बावजूद अभय चौटाला हर वो प्रयास करे, हर वो दाव चल रहे हैं जिससे वो मजबूत हो। कम से कम अगर जीत नहीं भी मिलती, वैसे तो मुकाबले में है, अगर जीत नहीं भी मिलती तो अच्छा खासा स्कोर खड़ा करके वो इनेलो की ताकत को दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे चलकर विधानसभा चुनाव है। कुल मिलाकर अगर 2 लाइन में कहूं तो मुकाबला बीजेपी और गठबंधन उम्मीदवार में बहुत करीबी होता दिखाई दे रहा है। और 9 तारीख के बाद जब विड्रॉल हो जाएगा, जो फालतू के लोग हैं जो मजे में पर्चा भर देते हैं, तो वो लोग अपना नाम वापस लेंगे। असल स्थिति 9 मई को दिखाई देगी। उसके बाद 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में ही इनका मुकद्दर लिखेंगे वहां के वोटर्स अपनी कलम से कि कुरुक्षेत्र का अर्जुन कौन बनेगा, 15 दिन के बाद पता लग जाएगा। ठीक है डॉक्टर महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकाबले को त्रिकोणीय बताया जा रहा है और ये भी आंकड़े बता रहे हैं कि 8 बार कांग्रेस, 2 बार इनेलो, 2 बार बीजेपी, जो पिछले 2 मर्तबा जीत मिली, उसमें यह कहा गया कि वोट प्रतिशत बढ़ गया, ग्राफ बीजेपी का बढ़ गया। लेकिन उसके बावजूद भी यह संकट कैसा है बीजेपी उम्मीदवार के सामने कि मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है, या टक्कर सुशील गुप्ता के साथ जिंदल साहब की बताई जा रही है? देखिए, अगर ये मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो सीधे फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लगातार मैं ये बात कह रहा हूं कि यहाँ पर 2 तरह के वोट हैं, मोदी को जिताने वाले और मोदी को हराने वाले। ना सिर्फ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर और देश भर के तमाम राज्यों में इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन जो पूरी चुनौती यहाँ पर देता है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी यानी जो मोदी को पसंद करने वाले लोग हैं, सीधे कमल के निशान पर अपना जो मत है वो देने का काम करेंगे। उसके अलावा विरोधी वोट अगर बट जाता है, अगर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर बनता है, तो उसका सीधा लाभ यहाँ पर नवीन जिंदल को मिलेगा। मोदी को पसंद करने वाले लोग तो एक तरफा रहेंगे, लेकिन मोदी के खिलाफ वोटिंग करने वाले लोग अगर 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं, यानी अभय सिंह चौटाला जितना अपने इलेक्शन को उठाते चले जाएंगे, अभय सिंह चौटाला जितना अपनी वोट संख्या को बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। ये मानकर चलिए, अगर ये मुकाबला नजदीकी हो रहा है, अगर ये मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है, तो फिर इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और
यही यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ खास मकसद के साथ उम्मीदवारों को उतारा गया है। लगातार वो आरोप लगा रहे थे जननायक जनता पार्टी पर रिजर्व पार्टी होने का आरोप लगा रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। अभय सिंह चौटाला का वोट शेयर जितना बढ़ता चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही ये गेम, ये चुनावी माहौल फायदेमंद साबित होगा। वीरेंद्र जी, बड़ा दिलचस्प है कुरुक्षेत्र का सियासी रण भी। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो नवीन जिंदल कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, आज बीजेपी के साथ है, व्यवसायी हैं, देश से बाहर भी रहते हैं। उनके बयानों में कई बार जब देखते हैं तो जिक्र रोजगार का होता है। जो लोग अवैध तरीके से विदेश जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने की बात वो कर रहे हैं, यानी कि फोकस रोजगार पर है। लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रोजगार की बात है। आज जब नामांकन के बाद जनसभा हुई तो शालू जिंदल, जो नवीन जिंदल की पत्नी है, उन्होंने यही बात रोजगार का मुद्दा उठाया कि हम यहाँ ऐसा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे, 10,000 जो है युवकों को प्रशिक्षित करेंगे रोजगार के लिए। तो रोजगार यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, हालांकि आज सावित्री जिंदल भी मौजूद थी, लेकिन शालू जिंदल ने जिस तरह कुरुक्षेत्र की समस्याओं के बारे में नवीन जी की तरफ से आश्वासन दिया है तो लोगों में एक तरह का आशा का संचार हुआ है। अब ये देखिए, मुकाबला तो त्रिकोणीय कहा जा रहा है, लेकिन 8 बार निश्चित रूप से इनेलो जीती है, 2 बार कांग्रेस जीती है और 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और इस बार ये पहली बार हो रहा है कि ओबीसी का कोई चेहरा नहीं है उम्मीदवार के रूप में, कि ओबीसी का चेहरा नहीं है। नहीं तो ओबीसी चेहरा को ही लड़ाया जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब पहली बार अग्रवाल समाज से टिकट दी है और इंडिया ब्लॉक से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता दिल्ली से चुनाव लड़ते रहे, अब वो कुरुक्षेत्र में आ गए। देखिए 2014 में यही नवीन जिंदल कांग्रेस से तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि निर्मल सिंह ने चुनाव लड़ा था, पिछला चुनाव लड़ा था, हार गए थे कांग्रेस से। तो इस बार की जो स्थिति है ये देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह अभय चौटाला मैदान में आकर डटे हैं, अभय चौटाला का ये आत्मविश्वास झलकता है। हालांकि देखिए, पिछले 10 वर्ष का अगर हम इतिहास देखें तो भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में वृद्धि हुई है। कांग्रेस का अपना वोट बैंक यथास्थिति में ही रहा है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का जो ग्राफ है वो 10 साल में बहुत ज्यादा गिरा है। तो ये अभय चौटाला के लिए चुनौती भी है और उनका एक आत्मविश्वास झलकता है कि उन्होंने पहले अर्जुन चौटाला यहां से चुनाव लड़े थे, वो मुकाबले में बहुत पिछड़ गए थे। तो इसलिए अभय चौटाला का यहां से चुनाव लड़ना इस बात को दर्शाता है कि उनमें आत्मविश्वास है, वो पार्टी कार्यकर्ताओं में एक आशा का संचार करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इसलिए सुखद है कि मोदी बहुत बड़ा चेहरा है, मोदी के नाम पर ही वोट मिलने, और नवीन जिंदल की अपनी छवि है। ये ठीक है कि 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वो तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन नवीन जिंदल एक युवा चेहरे के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है, उद्योगपति के रूप में, और उनकी शिक्षा क्षेत्र में हरियाणा में उनका योगदान है। जो उनकी यूनिवर्सिटी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसका आज भी शालू जिंदल ने भी उल्लेख किया। तो वो एक शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। अग्रोवा मेडिकल कॉलेज का एक अलग से, स्वास्थ्य क्षेत्र में उनका अलग से वो काम कर रहे हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर उन्होंने अब जो नए साधन उपलब्ध कराने की बात की है, अब पहले कांग्रेस के समय में तो ऐसा कोई विशेष नहीं कर पाए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो कुछ कर पाते हैं। लोगों को उससे काफी आशाएं हैं। लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय अवश्य है। आम आदमी पार्टी के लिए भी समस्या जो है इतनी ज्यादा गंभीर है कि क्योंकि सुशील गुप्ता दिल्ली की राजनीति करते रहे, हरियाणा में अब उनको किस रूप में स्वीकार किया जाता है ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। देवेंद्र, पहले राजकुमार सैनी, फिर नायब सिंह सैनी, सैनी समाज पर फोकस बीजेपी ने किया और सैनी उम्मीदवार दिया। उसके बाद इस बार जिंदल साहब पर दांव खेला है। सबसे ज्यादा वोट जाट वोटर यहां पर माने जाते हैं और एक जो फैक्टर निकल कर ये आया किसानों वाला फैक्टर, क्योंकि जाट बहुल इलाका, सबसे ज्यादा किसान जो है वो जाट बहुल इलाके से हैं, उनकी एक नाराजगी का फैक्टर भी सामने आया, जिस वजह से शायद इनेलो की बातें खिल गई हो या अभय चौटाला को ये लग रहा हो कि जो वहां से नाराज है, जो जाट परिवार नाराज है, जाट वोटर नाराज है, वो उनकी तरफ आएगा। देखिए पंकज, जेजेपी और आईएनएलडी ने अभी जो टिकटें लोकसभा की बांटी है उसमें एक चीज हम महसूस करें कि जो बेस वोट बैंक है, इनेलो हो चाहे जेजेपी, मतलब जाट आधारित पार्टी मानी जाती है जेजेपी और इनेलो, क्योंकि कोर जो वोट बैंक है वो जाट है। अब जब बीजेपी और कांग्रेस के पास बाकी वर्ग बट गए हैं तो इन दोनों पार्टियों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए जाट वोट बैंक की तरफ देखना जरूरी था, क्योंकि इनका जो मूल वोटर्स है वो जाट है, बुनियादी पार्टी की जाट वोटर्स पर टिकी हुई है। तो बाकी समाज है वो इधर उधर बट गए हैं, कोई बीजेपी की तरफ चला गया, कोई कांग्रेस की तरफ चला गया। तो लेकिन जाट जो कोर वोट बैंक रहा है, अब इनेलो और बीजेपी ने
जेजेपी के बारे में है कि उन्होंने 50% टिकट जो लोकसभा के बांटे हैं वो जाट कैंडिडेट्स बनाए हैं और 64% इनेलो ने दिए हैं। तो ये जाट वोट बैंक को देखकर ही, क्योंकि इनेलो बहुत कमजोर हो चुकी है जिस तरीके से, वैसे ही आज जेजेपी भी कमजोर होगी जिस तरीके से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी पर संकट आया हुआ है। तो पार्टी की नींव को थोड़ा सा, जो नींव हिल गई है उसको मजबूत करने की कोशिश है। अभय चौटाला को भी पता है कि जीतना शायद मुश्किल है, पार्टी को पता है, लेकिन वो इस बहाने से लोकसभा चुनाव लड़कर एक तो पार्टी की नींव को थोड़ा सा थामना चाहते हैं ताकि पार्टी पूरी तरह बिखरे नहीं, क्योंकि आगे चलकर विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में मैं मानता हूं जेजेपी इनेलो के लिए कहीं ना कहीं कुछ राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि 90 सीटें हैं वहां पर चलकर। तो विधानसभा की तैयारी को देखकर ही जेजेपी और इनेलो ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। थोड़ा सा यह भी है कि जो पार्टी छोड़कर जा रहे थे अगर चुनाव में लगे रहेंगे तो उनका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा, कहीं और जाने की तरफ नहीं। तो कुल मिलाकर अभय चौटाला मैदान में आए इसीलिए। और दूसरा आपको पंकज बता दूं, कुरुक्षेत्र में 9 विधानसभा पड़ते हैं। एक तो जैसे लाडवा हो गया, शाहबाद हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल में जैसे गुला चीका हो गया, कैथल हो गया, पुंडरी हो गया, राजौंद हो गया, और एक सीट रादौर आती है जो यमुनानगर जिले की सीट है। कुल 9 विधानसभा है, लेकिन यहां जाट, और जो जाट तो है ही 2.25 लाख रुपए, 2.5 लाख की संख्या में जैसा अभय चौटाला दावा भी करते हैं, लेकिन किसान बहुत हैं। कैथल जिले की बात करें, कुरुक्षेत्र की किसान वर्ग बहुत ज्यादा है। तो जाट और किसान को अगर मिला दिया जाए तो अभय चौटाला को कई संभावनाएं नजर आ रही कि पार्टी थोड़ा सा मजबूत हो सकती है। और इस सारे खेल के पीछे मैं ओम प्रकाश चौटाला का दिमाग मानता हूं, चूंकि हालांकि वृद्ध हो गए, लेकिन रणनीति बनाने में और जमा घटा में आज भी वो बहुत होशियार है। ओम प्रकाश चौटाला ने सारी ये रचना रची है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए और आगे चलकर विधानसभा चुनाव में शायद पार्टी और मजबूत हो जाए। ये संभावनाएं देखकर ही अभय चौटाला आए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए। और ये भी बात है कि अभय चौटाला को जितनी ज्यादा वोट मिलेगी, क्योंकि अभय चौटाला को किसान जाटों की मिलने वाली वोट वो बीजेपी के खिलाफ जानी थी, तो उससे नवीन जिंदल को फायदा होता दिख रहा है। जी महेश, यही सवाल आपसे भी, ये किसानों का मुद्दा, ये जाटों की नाराजगी का मुद्दा, जाट उम्मीदवार का ना होना, और जहां पर जिसने जाट उम्मीदवार को उतारा है उसे कितना फायदा होगा। दूसरा ये कि मुद्दा क्या यहां पर सबसे ज्यादा रहेगा। हालांकि रोजगार की बात जिंदल साहब भी कर रहे हैं और गुप्ता साहब भी करते हैं, वो रोजगार पर ज्यादा फोकस करते हैं, किसानों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्या असल मुद्दा है? देखिए, यहाँ पर अगर अभय सिंह चौटाला को सिर्फ जाट वोटों पर अगर उनकी नजर थी तो कुरुक्षेत्र में 2-2.5 लाख जाट वोट संख्या बताई जा रही है। अगर जाट वोट संख्या ही एक आधार है तो फिर हिसार लोकसभा क्षेत्र में 6,58,000 करीब 6.7 लाख जाट वोटर्स हैं। अभय सिंह चौटाला सिरसा सीट के साथ लगती हिसार सीट पर भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो मुश्किलात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र सीट पर ज्यादा नजर आ रहे थे। और जो गेम यहाँ पर किसानों का जो लगातार जिक्र हो रहा है कि विरोध किसानों का झेलना पड़ेगा, और खास बात यह भी कि जाटों की संख्या बहुत ज्यादा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर नहीं है, लेकिन किसानों की बहुत बड़ी संख्या कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर है। और अभय सिंह अगर किसानों का वोट हासिल कर लेते हैं, अगर जाटों का वोट हासिल कर लेते हैं, तो यकीनन फिर ये पूरा जो संख्या बल है वो यहाँ पर अभय सिंह चौटाला के लिए अच्छा खासा हो जाता है। उसके बाद एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा भी अच्छा खासा हो जाता है। उसके बाद नवीन जिंदल को लेकर भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह की दिक्कत फिर नहीं आएगी। जो नाराज किसान वोटर था वो अभय सिंह की तरफ चला गया, जो जाट वोटर था जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आ रहा था वो अभय सिंह चौटाला की तरफ चला गया। गैर जाट वोटर का अगर बात की जाए, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग हैं या कहें कि कांग्रेस पार्टी का अपना कोर वोटर, वो यहाँ पर जो है सुशील गुप्ता के खाते में चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट बैंक है, चाहे वो भगवान राम के नाम पर है, चाहे वो 400 पार के नाम पर है, चाहे वो मोदी के नाम पर है, चाहे वो नायब सिंह सैनी के नाम पर है, या फिर मनोहर लाल खट्टर के नाम पर है, उसकी एकजुटता यहाँ पर नवीन जिंदल के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देखने को मिलेगी। तो यकीनन नाराजगी का वोट यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को। बीरेन जी, अभय चौटाला को लेकर एक सवाल महेश ने भी उठाया कि अगर जाट वोटर फोकस हो और इस तरह की राजनीति वो करना चाहते हो तो उनके लिए मुफीद और भी क्षेत्र हो सकते, कुरुक्षेत्र क्यों चुना गया होगा? और अगर यहां पर अभय सिंह चौटाला को थोड़ा बहुत भी समर्थन मिलता है, हालांकि आपने भी बताया और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इनेलो का जो ग्राफ है वो घट रहा है, लगातार घट रहा है, बीजेपी का बढ़ता हुआ दिखाई दिया और कांग्रेस का
बैलेंस टाइप का दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक तरफ ये कहा जा रहा है किसान नाराज हैं, जाटों की नाराजगी है, सत्ता विरोधी लहर है, बाहरी उम्मीदवार जिंदल साहब हैं, कांग्रेस से वो बीजेपी में आए हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हैं। देखिए, अभय चौटाला यहां से लोकसभा का चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, और फिर इसके बाद अभी उनके बेटे ने अभय अर्जुन चौटाला ने भी चुनाव लड़ा, पहले शेर सिंह बडशामी भी लड़ते रहे हैं। और मतलब ये इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ तो रहा ही है, लेकिन अब जीटी रोड बेल्ट पर अपने इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करना ये उनका मुख्य जो है लक्ष्य हो सकता है। लेकिन ये बात मालूम है उनको कि जो हिसार निश्चित रूप से उनके लिए सुखद था या पारिवारिक कारणों से वो वहां पर नहीं गए, लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए अभय चौटाला कितने सक्षम हो पाएंगे ये तो यहाँ के मतदाता निर्धारित करेंगे। लेकिन ये बात यहाँ देखने वाली होगी क्योंकि कांग्रेस तो चुनाव लड़ नहीं रही, गठबंधन में सीट आम आदमी पार्टी को गई है। आम आदमी पार्टी के साथ कितनी सहानुभूति जुड़ती है, जो कांग्रेस समर्थक वोट है क्या वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो पाएंगे या नवीन जिंदल की पुरानी पृष्ठभूमि के कारण नवीन जिंदल को मिल पाएंगे, ये भी एक स्थिति बनी रहने वाली है। देखिए, ये बात ठीक है कि वहां किसान जो है काफी संख्या में है और किसानों का विरोध भी है, जो विरोधी मत होंगे उनका विभाजन भी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पर पंजाबी भी, अग्रवाल समुदाय भी काफी संख्या में है। और ये जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक है। और नवीन जिंदल के लिए जो देखिए एक बार जो 2014 का चुनाव था वो तीसरे नंबर पर रहे थे, तब ये कल्पना भी नहीं थी क्योंकि एक सांसद के रूप में 10 वर्ष का कार्यकाल जो है निश्चित रूप से उनके लिए वहां लोगों की जो संभावनाएं थी वो उस पर पूरा नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आकर क्योंकि सत्तारूढ़ दल है तो सत्तारूढ़ दल के अंदर लोगों को उनसे काफी अपेक्षा है और लोगों का झुकाव भी सत्तारूढ़ दल की ओर ही रहता है, तो ये नवीन जिंदल की इससे जो है आशाएं और अपेक्षाएं वो ज्यादा बनती हैं। सुशील गुप्ता को लेकर और कांग्रेस की उम्मीदों को लेकर यहां गठबंधन की एकमात्र सीट जहां पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने दी है, आप देख पा रहे हैं कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा फैक्टर जो उनके फेवर में जा रहा हो? देखिए, आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक बात जाती है कि हरियाणा के अंदर अगर आम आदमी पार्टी बदलाव लाना चाहती है, आगे विधानसभा चुनाव में लोगों की अपेक्षाओं पर खरा करना चाहती, उतरना चाहती है, तो एक ये अवसर है। लेकिन सुशील गुप्ता का पहले कभी इतना ज्यादा हरियाणा के अंदर देखिए प्रभारी तो रहे हैं, लेकिन हरियाणा से अब अपना जुड़ाव भी पुराना वो जोड़ते हैं, लेकिन कभी उनकी कर्म भूमि नहीं रही है। और लोगों को एक, क्योंकि हालांकि देखिए नवीन जिंदल भी आकर हिसार से आकर यहां से चुनाव लड़े थे, तो लेकिन वो तो हरियाणा के थे, लेकिन इसकी और उनका शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी योगदान है। लेकिन सुशील गुप्ता को हरियाणा के लोग किस तरह स्वीकार करते हैं, आम आदमी पार्टी के को किस तरह स्वीकार करते हैं, ये इस चुनाव पर निर्भर करेगा। लेकिन कांग्रेस के सभी नेता क्या आम आदमी पार्टी के लिए उसी रूप में जुटेंगे या अपने अपने नेताओं के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर वहां कांग्रेस के पक्ष को मजबूत करेंगे, ये देखने वाली बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो कुरुक्षेत्र में सियासी महाभारत का परिदृश्य क्या बन रहा है वो दिखाने की कोशिश, और तमाम योद्धा चुनावी मैदान में है, तय जनता ने करना। हालांकि जो असल तस्वीर है उम्मीदवारों की वो सामने आएगी जब नामों की वापसी हो जाएगी, उसके बाद यानी कि 9 तारीख के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन कांटे की टक्कर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इस वक्त देखने को मिल रही है।